गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 21 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 21 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियां हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है उसके कार्यकाल को 31 मार्च 2022 के बाद में इसको अगले 3 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सरकार ने क्या है कि मंजूरी दी है कि इसका जो कार्यकाल जो 31 मार्च 2022 को ख़त्म होने वाला था उसको बढ़ा के 3 साल और बढ़ा दिए, यानी 2025 तक इसका कार्यकाल कर दिया गया है। ये 2025 तक अस्तित्व के अंदर रहेगा। इस संगठन के बारे में बात करते हैं, इस आयोग के बारे में बात करते हैं। इस आयोग की स्थापना 1993 के अंदर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि सरकार को जो सफाई कर्मचारी हैं उनके कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में इस आयोग के माध्यम से सिफारिश देने के लिए बोला गया था कि जो स्वच्छता के क्षेत्र के अंदर जो भी कर्मचारी वगैरह कार्य कर रहे हैं उनका कल्याण कैसे किया जाए, उनके लिए वेलफेयर का काम कैसे किया जा सके, इसके लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी ताकि सरकार को सिफारिश वगैरह प्रोवाइड करवा सके। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 के अंदर। लेकिन ये जो अधिनियम था वो 10 साल के लिए था। जब ये अधिनियम संसद के द्वारा लेके आए थे तो ये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 2004 के अंदर ये प्रभावी नहीं रहा, यानी ये अधिनियम समाप्त हो गया। इसका कार्यकाल ही 10 साल के लिए था। इसकी वजह से 2004 के बाद में लगातार ये आयोग एक गैर सांविधिक संस्था के रूप में, यानी सांविधिक संस्था नहीं रही, एक तरह के कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से इसका कार्यकाल है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हर बार इसका 2004 से लगातार इसका कार्यकाल बढ़ा के इस आयोग को एक तरह से बचा रहा है। ठीक है, अब आपको कुछ और फैक्ट बताता हूँ सफाई से जुड़े हुए। सबसे पहले तो ये फैक्ट याद रख सकते हो कि आवास और शहरी मामला का जो मंत्रालय है उसने 2020 के अंदर विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को विश्व शौचालय के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा की गई थी। एक और आयोग है जो कार्य करता है इस फील्ड के अंदर, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, यानी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। ये एक गैर लाभकारी कंपनी है। जो वित्त और विकास निगम है एक तरह की गैर लाभ नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, याद रखना दोस्तों। और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि जो सफाई कर्मचारी हैं और उनके जो आश्रित परिवार वगैरह हैं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उत्थान करना, ये वित्त एवं विकास निगम का प्रमुख उद्देश्य है, जो सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आती है। एक कंपनी के तौर पे है जिसका काम है जो भी है कि उनके आश्रित परिवार वगैरह हैं, जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनका सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उत्थान कैसे किया जा सके, ये काम इसके द्वारा किया जाता है। इस फील्ड के लिए एक एक्ट भी आया था 2013 के अंदर। क्या है कि सरकार के द्वारा एक्ट लेके आई थी कि हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास के लिए एक अधिनियम लेके आई थी 2013 के अंदर, जिसके अंदर 2020 के अंदर संशोधन के लिए संसद के अंदर एक बिल भी रखा गया था ताकि इसके अंदर और कठोरता वगैरह और मजबूती वगैरह प्रदान की जा सके। हाथ से मैला उठाने वाले नियोजन का निषेध एवं पुनर्वास, इसमें क्या बोल रखा है कि इस अधिनियम के द्वारा जो हाथ से मैला वगैरह उठाते हैं उनका नियोजन करना और बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर वगैरह हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, उनमें हाथ से सफाई करना और जो अस्वच्छ शौचालय वगैरह है उनके निर्माण पर रोक का प्रावधान किया गया था। यानी हाथ जो मैनुअल वर्क है, जो हाथ के माध्यम से जो भी कार्य वगैरह कर रहे हैं, या जो सेप्टिक टैंक वगैरह हैं, जो गैस चैम्बर्स रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना सेफ्टी उपकरणों के यदि उसके हाथ से सफाई वगैरह कर रहे हैं तो उस पर क्या है कि एक तरह से रोक लगाई गई थी। ये कुछ क्या है कि जो प्रथाओं पे रोक लगाई गई थी 2013 के एक्ट के माध्यम से। लेकिन फिर भी क्या है कि सेप्टिक टैंकों के अंदर आए दिन हमको जो अपने स्वच्छता कर्मी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, उनकी लगातार क्या है कि डेथ वगैरह होती रहती है। सरकार के द्वारा फिर भी क्या है कि इसके प्रति क्या है कि ज़्यादा कुछ ऐसे कठोर वगैरह या इस प्रथा को क्या है कि ख़त्म करने को लेकर कि ज़्यादा कुछ रुक वगैरह भी सरकार का नहीं रहा है। एक्ट पारित करके ही छोड़ दिया। ठीक है, हालांकि इसके अंदर प्रतिबंध लगाया गया है कि हाथ से सफाई नहीं कर सकते, सेप्टिक टैंक में बिना सुरक्षा उपकरणों के क्या एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी क्या है कि ये ग्राउंड लेवल पे चीज़ें
सही नहीं हो रही। अगला दोस्तों दल बदल कानून के बारे में बात करते हैं। दल बदलू जो कानून है वो क्यों न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि 5 राज्यों का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है फरवरी के अंदर, वहाँ पे क्या है कि अभी लगातार एक तरह से मेला सा लगा हुआ है कि कुछ पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी के अंदर जा रहे हैं, दूसरी पार्टी के सदस्य वापस किसी तीसरी पार्टी के अंदर जा रहे हैं, तो अभी मेला लगा हुआ है। और इसी के चलते इस कानून को संशोधन करने के लिए मांग कर रहे हैं कि ये जो दल बदल कानून कब आया था 1985 के अंदर, 1985 के अंदर दल बदल कानून आया था भारत के अंदर, और इसको और ज़्यादा मजबूत या कठोर करने की मांग है। वो अभी राजनीतिक पार्टियाँ खासतौर से कि बीएसपी के सुप्रीमो जो मायावती है उसके द्वारा ये डिमांड की गई थी कि इस एक्ट को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, ताकि ये जो मेला वगैरह इधर आया राम गया राम की जो राजनीति वगैरह है उस पर थोड़ी और ज़्यादा कठोरता वगैरह आ सके। ये जो दल बदल जो कानून आया था उससे पहले क्या है कि जो 52वां संविधान संशोधन है, ये जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है दोस्तों याद रखना, 52 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 52वां संविधान संशोधन कब आया था 1985 के अंदर, और इसी के माध्यम से एक 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था। 10वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि दल बदल से संबंधित जो भी प्रावधान वगैरह हैं वो इस अनुसूची के अंतर्गत किए गए थे, और 1985 के अंदर एक एक्ट भी संसद के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, और दल बदल विरोधी जो कानून है उस लाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि संसद हो गया और जो विधानसभा है उसके सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर शामिल होने पर उनको दंडित वगैरह किया जाए, और साथ में क्या है कि सरकार वगैरह है, जो सरकार वगैरह है उनको स्थिरता वगैरह प्रदान करना, उनकी क्या है कि स्टेबिलिटी वगैरह प्रदान करना, ये काम मुख्य रूप से दल बदल विरोधी कानून के तहत मुख्य प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा। 1985 के अनुसार 1985 का जो एक्ट था उसमें प्रोविजन ये था, हालांकि एक पार्टी का कोई एक सदस्य वगैरह दूसरी पार्टी में जाता है तो वो अयोग्य घोषित हो सकता है, लेकिन एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों का 1/3 सदस्यों के द्वारा यदि दल बदल किया जाता है, यानी पहले क्या 1985 के एक्ट में ये प्रोविजन कर दिया था कि एक राजनीतिक दल है उसका 1/3 जो मेंबर है निर्वाचित सदस्य हैं, यदि वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वो अयोग्य घोषित नहीं होंगे, यानी उनकी सीट वगैरह जो भी जिस क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं संसद या विधानसभा के अंदर, तो उनकी सीट वगैरह खराब नहीं होगी, वो अयोग्य घोषित नहीं होगी। ये 1985 एक्ट में मूलतः प्रोविजन किया गया था, लेकिन फिर 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से संशोधन किया गया। तो ये दोनों संविधान संशोधन, एक तो 52वां संविधान संशोधन, एक 91वें संविधान संशोधन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसी संशोधन के बाद 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ये इसको और कड़ा किया गया था। पहले जो 1/3 थी ना उसको बढ़ा के 2/3 कर दिया, यानी पहले क्या कि 1/3 सदस्य राजनीतिक दल से क्या कि दूसरी पार्टी के अंदर जा सकते थे, लेकिन 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये कर दिया कि 2/3 सदस्य, यदि 2/3 निर्वाचित सदस्य किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के अंदर जाते हैं तो वो दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं होंगे और उनकी सदस्यता नहीं जाएंगी। लेकिन इससे कम जाते हैं तो वो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। तो एक तरह की कठोरता वगैरह प्रदान की गई थी। अब दल बदल के आधार पर यदि अयोग्यता संबंधित कोई भी पर्सन वगैरह है, उसका मामले में सदन का जो सभापति रहता है, चाहे लोकसभा हो गया या चाहे विधानसभा हो गया, उसके अंदर उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। किसके द्वारा? कि दल बदल के आधार पर कोई भी अयोग्यता संबंधी पर्सन है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? सभापति या अध्यक्ष के द्वारा, संसद और विधानसभा लेवल पर। ठीक है, लेकिन वो एक न्यायिक समीक्षा योग्य, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर उसको न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है उसके कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उनके द्वारा कोई भी डिसीजन वगैरह या निर्णय वगैरह लेना है उसके लिए टाइम फ्रेम नहीं है, उसको 6 महीने का भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, यानी वो 1 साल भी लगा सकता है अयोग्य ठहराने के अंदर। तो एक तरह से कि इसमें पक्षपात वगैरह रहती है, और इसमें क्या एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा का क्या है कि एक तरह का भाव दिखता है अपने को। तो ये चीज़ आप याद रखना। कौन अयोग्य हो सकता है, कौन कौन अयोग्य हो सकता है दोस्तों? तो उसमें क्या कि एक तो क्या कि 2/3 से कम यदि कोई सदस्य राजनीतिक पार्टी के सदस्य निर्वाचित सदस्य किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इसके अलावा जब किसी राजनीतिक दल की टिकट से कोई निर्वाचित सदस्य ऐसी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, मान लीजिए जिस पार्टी से क्या है कि टिकट लेके कि उसने चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन उसने क्या है कि उस राजनीतिक पार्टी को छोड़ दिया, तो वो क्या है कि दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य घोषित हो जाता है, या पार्टी की इच्छा के विरुद्ध सदन के अंदर वोट वगैरह करता है
पार्टी के खिलाफ जाके सदन के अंदर वोटिंग करता है तो भी वो क्या है कि दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य घोषित हो। इसके अलावा कोई निर्दलीय उम्मीदवार हो गया जिसने अपने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में निर्वाचित हुआ था और सीट जीती थी, लेकिन फिर वो राजनीतिक चुनाव के बाद में यदि राजनीतिक पार्टी के अंदर शामिल हो जाता है तो वो क्या है कि इस कानून के अंतर्गत। और इसके अलावा कोई मनोनीत सदस्य जो 6 महीने के बाद में किसी राजनीतिक दल के अंदर शामिल हो जाता है तो वो भी क्या है कि इस कानून के अंदर दल बदलू कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित हो जाता है। तो ये 3 से 4 शर्तें हैं जो आप जरूर याद रखोगे, ठीक है। अगला दोस्तों सारथी मोबाइल ऐप के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सारथी मोबाइल ऐप। ये हाल ही के अंदर किसके द्वारा? सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, उसके द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसके लिए? ताकि जो इन्वेस्टर वगैरह है यानी जो निवेशक वगैरह है उनको शिक्षित करने के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? सारथी, ठीक है। ये ऐप क्या करेगा भाई? जो एक तो क्या है कि ऐप केवाईसी प्रक्रिया वगैरह है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर वगैरह है जिसको इन्वेस्ट वगैरह करना है या किसी ऐप के माध्यम से डीमैट अकाउंट वगैरह खोलना है तो उसको पहले तो केवाईसी प्रक्रिया के बारे में बताएगा कि कैसे आपको केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी है। इसके अलावा व्यापार हो गया, ट्रेडिंग वगैरह होगी, निपटान वगैरह कैसे करना है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड वगैरह है या जो रिसेंट के अंदर मार्केट के अंदर कोई भी डेवलपमेंट हुई है या विकास वगैरह हुआ है या निवेशकों को जो शिकायत निवारण तंत्र है आदि के बारे में सारथी मोबाइल ऐप के माध्यम से बताया जाएगा। ये सेबी ने लॉन्च किया है। ये कुछ आंकड़े वगैरह हैं दोस्तों, याद रख, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार व्यक्तिगत निवेशकों की जो हिस्सेदारी है वो 2020 के अंदर 39% थी, यानी टोटल जो शेयर मार्केट के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है 2019 के अंदर 39% था, जो एक साल के अंदर अंदर ही इतना बढ़ गया। यानी व्यक्तिगत स्तर पर क्या है कि इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के प्रति क्या रुचि वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसीलिए सेबी के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया ताकि क्या है कि जो इन्वेस्टर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सचेत किया जा सके, उनको क्या कि उनकी हेल्प की जा सके, ठीक। अब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखना दोस्तों। जो NSE है ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। अब सेबी की जो स्थापना हुई थी, वैसे तो दोस्तों सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 के अंदर हो गई थी, लेकिन एक एक्ट पारित किया गया था, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, वो 1992 के अंदर आया था और इसी आधार पे एक वैधानिक निकाय के रूप में सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 के अंदर हुई थी। किस कमेटी की सिफारिश के आधार पे? तो नरसिंह वर्मन समिति की सिफारिश के आधार पे, नरसिंह जो समिति थी उसकी सिफारिश के आधार पे सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। एक वैधानिक निकाय है जिसका हेडक्वार्टर पता है आपको मुंबई के अंदर, लेकिन ये इसके पहले गैर वैधानिक निकाय के रूप में 1988 के अंदर स्थापना भी कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ईस्टर्न स्वेप डियर के बारे में बात करते हैं। ये एक तरह की दलदली की है कि हिरण है, ठीक है, हिरण की प्रजाति है भारत के अंदर। हिरण की जो प्रजातियां वगैरह उसके बारे में बात करेंगे। हाल ही के अंदर क्यों न्यूज के अंदर है? हाल ही के अंदर जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व है उसमें वनरेबल ईस्टर्न स्वेप डियर है उसकी आबादी के अंदर गिरावट आई है। पिछले 2-3 सालों से क्या है कि जो ईस्टर्न स्वेप डियर है उसकी आबादी के अंदर लगातार गिरावट आता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण ये था कि 2019-20 के अंदर काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर बाढ़ वगैरह आ गई थी, उसकी वजह से उसकी आबादी वगैरह बहुत ज़्यादा क्या है कि डिक्रीज हुई थी। पहले ये 900 के आसपास थी, अभी बहुत ज़्यादा कम हो गई, ऐसे 400-500 के आसपास आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। हालांकि असम के अंदर ये चीज़ याद रखना, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक टाइगर रिजर्व भी है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कुछ फैक्ट वगैरह ऐसे कथन से पूछ लेते हैं तो कुछ फैक्ट वगैरह आप याद रख लिया करो, ठीक है। ओरांग, असम के अंदर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है और लाओ खाओ बुराचापोरी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ भी ईस्टर्न स्वेप डियर है वो पाई जाती है। ये एक खुशी की बात है, लेकिन काजीरंगा के अंदर इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन ओरांग वगैरह के अंदर भी पाई जाती है और लाओ खोआ बुराचापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ भी इसकी पाई जाती है। जो ईस्टर्न स्वेप डियर है वो, ये देखो कितना यूनिक है एक तरह का। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है, याद रखना दोस्तों। पाई कहाँ जा रही है ईस्टर्न स्वेप डियर? वो पूर्वोत्तर भारत के अंदर और जो नॉर्थ इंडिया का जो हिमालयन क्षेत्र है वहाँ पे पाई जा रही है, लेकिन स्टेट एनिमल किसका है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। हालांकि भारत के उत्तरी भागों के अंदर ये हिरण की प्रजाति पाई जाती है, लेकिन
ईस्टर्न नाम दिया हुआ है तो ऐसा लगता है कि ये पूर्वोत्तर भारत के अंदर पाई जाती है, लेकिन स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। तो ये फैक्ट आप याद रखना। ये आप देख सकते हो फोटो के अंदर, इसको बारहसिंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारहसिंगा। इसके 12 सींग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये। अगला दोस्तों, इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि ये जो दलदली हिरण है, इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती है। पश्चिम जो दलदली हिरण है वो नेपाल के अंदर पाई जाती है। नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे ये पाई जाती है। जो मध्य और उत्तर भारत में जो पाई जाने वाली, जो मध्य भारत हो गया उत्तर भारत है, उसमें दक्षिणी दलदली हिरण या हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा पाई जाती है। हिरण की 3 प्रजातियां बताई थी आपको। पश्चिमी दलदली हिरण कहाँ पाई जाती है? नेपाल के अंदर। और जो मध्य और उत्तर भारत में जो पाई जाने वाली दक्षिणी दलदली हिरण है। ठीक है दोस्तों। और काजीरंगा और जो दुधवा, ये एमपी के अंदर पड़ता है। एमपी के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है ना दुधवा, ये पाई जाने वाले वहाँ पे पूर्वी दलदली हिरण, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। तो पूर्वी दलदली हिरण कहाँ पे पाई जाती है? असम और मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य भारत और उत्तर भारत के अंदर दक्षिणी दलदली हिरण। और जो पश्चिमी दलदली हिरण है वो नेपाल के अंदर पाई जाती है। ये जो पूर्वी दलदली हिरण है, इसका आप साइंटिफिक नाम भी देख सकते हो। ये IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से वनरेबल कैटेगरी के अंदर आती है। कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? वनरेबल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, हिरण वगैरह ज़्यादातर क्या है कि वनरेबल कैटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि ठीक है इनकी पॉपुलेशन वगैरह अच्छी खासी पाई जाती है मैदानी क्षेत्रों के अंदर। तो IUCN की रेड, फिर ऊपर से क्या कि शाकाहारी वगैरह रहते हैं, तो इनको क्या है कि पॉपुलेशन खान पान वगैरह मिलता रहता है, तो इस प्रजाति को ज़्यादा नुकसान रहता है, हालांकि शिकार का प्रॉब्लम रहता है। तो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वनरेबल कैटेगरी के अंदर साइट्स की जो सूची है उसके अंदर फर्स्ट के अंदर आता है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके अनुसार अनुसूची फर्स्ट के अंदर आता है। और इसी चलते क्या अनुसूची फर्स्ट में आने की वजह से ही सलमान खान साहब है वो परेशानी हो रही है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, अब आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स बता देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो दोस्तों, राजस्थान की पाकिस्तान से सटी हुई सीमा पर 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाना है और इसी के चलते BSF के द्वारा ऑपरेशन शरद हवा चलाया जाएगा, क्योंकि जगह जगह पर क्या है कि गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। और सेफ्टी के चलते, सुरक्षा के दृष्टिकोण से BSF के द्वारा पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा चलाया जाएगा, जिसके तहत सीमा पर जो तारबंदी वगैरह है उसके आसपास निगरानी वगैरह बढ़ाई जाएगी, क्योंकि धुंध वगैरह रहती है, कोहरा वगैरह रहती है, उसकी वजह से सीमा पर तारबंदी के आसपास निगरानी वगैरह बढ़ाने के लिए ऑपरेशन शरद हुआ, तो BSF के द्वारा। ठीक है, अगला दोस्तों, हाल ही के अंदर आपको पता है कि मुंबई के अंदर क्या कि जो नेवल डॉकयार्ड था वहाँ पे एक हादसे के दौरान 3 नौसैनिक कर्मियों की जान चली गई थी कि INS जो क्या नाम है इसका, INS रणवीर, ये मुंबई नेवल डॉकयार्ड है वहाँ पे खड़ा था और वहाँ पे इसमें क्या है कि विस्फोट वगैरह हो गया था और जिसकी वजह से 3 नौसैनिक कर्मियों वगैरह की मौत हो गई थी। तो INS जो रणवीर है वो राजपूत श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है? राजपूत श्रेणी का चौथा विध्वंसक पोत था, जो बस इतना याद रखिए। ठीक है, अगला दोस्तों, भारत और डेनमार्क के द्वारा हरित हाइड्रोजन और हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास करने को लेकर एक समझौता किया गया। किसके लिए? भारत और डेनमार्क ने हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन क्या कि फ्यूल वगैरह है उस पर अनुसंधान वगैरह करना और विकास वगैरह करने के लिए सहमत हुए। इसके अलावा कजाकिस्तान के साथ भारत क्या किया था? भारत ने क्या कि आपदा प्रबंधन है उस पर कजाकिस्तान के साथ में हाल ही के अंदर समझौता वगैरह किया गया था। स्पेन के साथ में सीमा शुल्क, किसके लिए? सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटीज वगैरह है उसको लेके क्या सहयोग वगैरह किया गया था। नेपाल के साथ में पुल वगैरह निर्माण को लेके, महाकाली जो नदी थी, महाकाली नदी पर पुल निर्माण को लेके नेपाल के साथ में भी क्या है कि हाल ही के अंदर भारत सरकार के द्वारा समझौता, ये द्विपक्षीय समझौते थे 4 से 5 आपको मैंने बताए। नेक्स्ट दोस्तों, RBI के द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है। तो RBI कौन सा सूचकांक जारी करती है? डिजिटल भुगतान सूचकांक है वो। इसके मुताबिक भारत में मार्च 2021 की तुलना के अंदर सितंबर 2021 में यानी मुश्किल से 5 महीनों के अंदर अंदर डिजिटल जो पेमेंट है उसके भुगतान के अंदर 40% बढ़ोतरी हुई है। ये RBI के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है उसके अंदर ये बोला गया है। तो आप फैक्ट वगैरह थोड़े से याद रख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही के अंदर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके द्वारा ALH जो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर है उसके निर्यात के लिए मॉरिशस के साथ में समझौता किया गया है। और आपको ही पता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो फिलीपींस के साथ
फिलीपींस के साथ में भारत सरकार के द्वारा 2780 करोड़ रुपए के आसपास क्या है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा निर्यात हो रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल का पहला रक्षा निर्यात हो रहा है। ठीक है, तो फिलीपींस के साथ में, तो मॉरिशस के साथ में भी भारत ने क्या कि उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर है उसको निर्यात को लेके मॉरिशस की गवर्नमेंट के साथ में सरकार के द्वारा समझौता किया गया। किसके द्वारा? HAL के द्वारा। ठीक है, HAL द्वारा क्या आपूर्ति वगैरह की जाएगी। ये चीज़ याद रखना। ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है रूस और भारत के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही है। इसकी रेंज वगैरह 290 किलोमीटर के आसपास है, वो भी आप याद रखोगे। ये तीनों वर्जन के अंदर, यानी थल सेना भी यूज करती है, नौसेना भी यूज करती है और वायुसेना भी इसको यूज करती है। PM मोदी के द्वारा 27 जनवरी को वर्चुअल तरीके से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसके बारे में कुछ और फैक्ट वगैरह देखेंगे, मध्य एशिया के बारे में जानेंगे मैप के माध्यम से आगे कभी भी। ठीक है, कुछ अभ्यास हो गया, कुछ प्रमुख समझौते इनसे, और कुछ जो भी रिलेशन से संबंधित भारत और मध्य एशिया जो 5 कंट्रीज है उनके साथ कुछ भी जो चीज़ें बातें वगैरह रहेगी फैक्ट वगैरह एग्जाम के लिए, उसको आगे देखेंगे दोस्तों। बस इतना याद रखिए कि वर्चुअल तरीके से भारत और मध्य एशिया इस शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो मोदी जी के द्वारा की जाएगी। अगला दोस्तों करंट अफेयर्स के क्विज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, किस देश ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा 2022 के अंतर्गत P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपुल मूवमेंट का प्रस्ताव रखा था? तो ये इस तरह के जो काम है वो भारतीय प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि ये जो P3 जैसे ग्लासगो के अंदर क्या था, पंचामृत, ग्लासगो के अंदर पंचामृत शब्द दिया गया था मोदी जी के द्वारा, जिसमें क्या है कि 5 लक्ष्य डिसाइड किए गए थे COP 26 के अंदर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक 26 में जो ग्लासगो के अंदर आयोजित हुई थी। तो अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस एजेंडा 2022 है उसके दौरान P3 की जो मूवमेंट की अवधारणा है वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, प्रो प्लेनेट पीपुल। ठीक है, अगला दोस्तों, कौन से मंत्रालय ने क्लाइमेट हैजार्ड एंड वनरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया जारी की गई? यानी एटलस, एक वनरेबिलिटी संवेदनशील एटलस जारी की है। क्लाइमेट हैजार्ड यानी जलवायु जो खतरनाक, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी वनरेबिलिटी रहती है या हैजार्डस खतरनाक जो भी परिस्थिति रहती है उसको लेके एक एटलस जारी की है। तो ये है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड वनरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया जारी की है। अगला दोस्तों, ICC के वर्ग के अंदर सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? यानी ICC के द्वारा जो T20 सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम वगैरह जारी की है उसमें से एकमात्र भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना को मिला है। ठीक है, जगह वगैरह। अगला देखिए, 2021 में भारत और कौन से देश के बीच में व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर के आसपास था? कितना बिलियन डॉलर? 125 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये चीन के साथ था। भारत और चीन के साथ क्या है कि जो व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार है, वो 125 बिलियन डॉलर के आसपास है और भारत को कितना घाटा हो रहा है? 60 बिलियन डॉलर। तो भारत को क्या है कि जो ट्रेड डेफिसिट है यानी व्यापार घाटा है भारत का चीन के साथ में वो 60 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। अगला देखिए, हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? यानी टेनिस के अंदर क्या है कि खेल की संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो सानिया मिर्जा साहब हैं जो भारत की स्टार प्लेयर थी। ठीक है, उनके द्वारा टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी जो डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों। और आपसे गुजारिश है, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि चैनल को बढ़ाइए। आप यदि वीडियो देख रहे हो, आपको थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है तो कम से कम अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उसके साथ शेयर कर दो ताकि मेरे को सपोर्ट मिल सके, है ना। धन्यवाद।